हेलो गाइस व्हाट्सएप। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही होगी। फ़िलहाल अभी के लिए आप जोर लगाते रहो और रिज़ल्ट आपका शोर करेगा, अगर आप पूरी तरीके से पूरी लगन से आप जोर लगा रहे हो तब। फ़िलहाल प्रीवियस लेक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या था, ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आवेश क्या होगा, एट रेस्ट पर होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि अगर चार्ज एट रेस्ट पर होगा तो ओनली और ओनली केवल क्या यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ओनली और ओनली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज वेरिएबल मोशन में होगा अर्थात एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी यहाँ पर रेडिएट करेगा। आज हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे। तो जो दो चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई होगा वो मान बताने के लिए अर्थात वो वैल्यू बताने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये सबसे पहले यहाँ पर बताया था सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने। और कूलाम ने कैसे बताया कि यहाँ पर इसका बेस क्या था इस बल का, अर्थात जो भी यहाँ पर बल अप्लाई होगा, ठीक है, इसका बेस क्या था, कैसे इन्होंने बताया। तो यहाँ पर कूलाम ने जो बल का मान बताया उसका बेस था सबसे पहले नेचर। और यहाँ पर नेचर हमें पता है कि दो चीज़ों से यहाँ पर बनता है, अर्थात नेचर यहाँ पर दो चीज़ों से मेड होगा। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर एनर्जी और दूसरा हमारा आता है पार्ट मैटर। और इसके बाद पहले हमने मैटर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं कि मैटर अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है और साथ में मास भी जो होता है वो मैटर का एक यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सबसे पहला क्या होगा, मास होगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिटेल में बताया था कि जिसके आगे हम रिसर्च नहीं करते हैं वही हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो मैटर मास से मिलकर बना होगा, ठीक है, अर्थात मास का इंट्रिंसिक मास हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा। साथ में इलेक्ट्रिकल चार्ज ये दो इसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएंगे किसके, मैटर के। तो नेचर यहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके पहले यहाँ पर हमने ये भी बताया कि यहाँ पर जो हम लोग कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं, कूलाम लॉ जो पढ़ने वाले हैं, उसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो क्या हमारा है, नेचर। और नेचर हमारा दो चीज़ों से मेड होता है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। वैसे दोनों का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। यहाँ पर एनर्जी का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा और साथ में जो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और मैटर यहाँ पर मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास, अर्थात मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दोनों एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं तो दोनों का बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। तो किसी भी मैटर पर कोई भी एक हमारे पास पदार्थ है उसके बीच में यहाँ पर बल लगता है, ये सबसे पहले बताया था यहाँ पर न्यूटन ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पदार्थ हैं, एक यहाँ पर M1, एक यहाँ पर M1, दो पदार्थ हैं हमारे पास और एक हमारा M1 द्रव्यमान का है और दूसरा हमारा आता है M2 द्रव्यमान का। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमारा कितना होता है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा इन दोनों द्रव्यमानों के जो बीच का जो दूरी होगा उसके वर्ग के क्या होगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों को अगर हम साथ में राइट करना चाहें तो Fg इक्वल टू हो जाएगा या Fg प्रोपोर्शनल टू M1
m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट अगर हम फिल करेंगे, कांस्टेंट अगर रखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के कारण यहाँ पर अगर दो यहाँ पर द्रव्यमान की दो पदार्थ हमारे पास हैं जिनका पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा वो G m1 m2 अपान आर स्क्वायर होगा। अब ये तो पता हो गया कि यहाँ पर जब दो पदार्थ आपस में कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इनके बीच में बल लगता है, क्योंकि दोनों पदार्थ के पास क्या था, मास था, और मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इससे पहले हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो इसका मतलब कि मास अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अगर ये फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो सिंपल सी बात है कि दूसरा यहाँ पर रीज़न होगा, अगर यहाँ पर कोई भी मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रीज़न हमारा होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये सबसे पहले बताया था यहाँ पर किसने, कूलॉम्ब ने। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब ने क्या बताया था कि यहाँ पर, और कूलॉम्ब ने जो अपना नियम दिया था वो यहाँ पर ये न्यूटन का नियम था, और न्यूटन के नियम को ही बेस बनाकर यहाँ पर कूलॉम्ब ने नियम दिया था। न्यूटन ने क्या बताया कि यहाँ पर अगर दो चार्ज, और कैसे चार्ज, पॉइंट चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यहाँ पर अल्प दूरी मतलब r दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पहला चार्ज अगर होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। दो चार्ज हमारे पास हैं, एक पहला चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r है। तो कूलॉम्ब ने क्या बताया कि यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा, अर्थात जो यहाँ पर वैद्युत बल होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। साथ में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, जो वैद्युत बल होगा, इन दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, या फिर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। सो यहाँ जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। साथ में यहाँ पर लगने वाला बल होगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इसको हम संयुक्त रूप से लिख रहे हैं, अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है वैसे यहाँ पर हम कांस्टेंट रखते हैं F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा दो आवेशों के बीच में कार्यरत बल का यूनिट न्यूटन होता है। सो आप न्यूटन यहाँ पर लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे न्यूटन ने बताया था कि यहाँ पर अगर दो मैटर के पास अगर मास है तो उसके बीच में इतना फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स होगा ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर दो मैटर, क्योंकि मैटर के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर मास अगर है तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है तो वहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होगा। तो इसी को यहाँ पर बेस बनाकर कूलॉम्ब ने अपना नियम बताया। सबसे पहले कूलॉम्ब का नियम तो यहाँ पर बेस जो था इसका नेचर था, और नेचर मतलब कि मैटर और एनर्जी से मेड होगा, और मैटर मतलब मास और इलेक्ट्रिकल चार्ज, अर्थात यहाँ पर मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर अगर मास के कारण अगर दो यहाँ पर पदार्थ, दो मैटर्स अगर कुछ दूरी पर स्थित हैं तो मास के कारण कितना यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, ये चीज़ न्यूटन बताए। और इसी को बेस बनाकर कूलॉम्ब ने बताया कि दो अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर कुछ दूरी पर स्थित हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब होगा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की अगर हम बात कर लेते हैं तो पॉइंट चार्ज होता क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं होगा कि यहाँ पर दोनों आवेश क्या हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत ही छोटे हैं।
पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज का जो साइज है इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी के अपेक्षा क्या है, बहुत कम है। इस चार्ज का जो साइज है इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत कम है, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज कहलाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास देते हैं, फुटबॉल जैसा हमारा चार्ज है, फुटबॉल जैसा हमारा कोई चालक है और एक फुटबॉल हमारे पास है, गोला एक फुटबॉल यहाँ पर हमारे पास है और एक फुटबॉल आपके पास है। लेकिन हमें पता है दोनों फुटबॉल का जो साइज होगा लगभग इतना होगा, तो साइज तो यहाँ पर बड़ा है लेकिन दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो फुटबॉल है अर्थात ये जो हमारा चालकीय फुटबॉल है ये हमारा क्या है, ये चालकीय हमारा जो गोला होगा ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। तो पॉइंट चार्ज का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जहाँ पर चालक या फिर आवेश जो है वो क्या है, सूक्ष्म है। आवेश सूक्ष्म नहीं होगा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी ये मैटर करेगा। तो अगर यहाँ पर चार्ज का जो साइज है अगर यहाँ पर या फिर चालक का जो साइज है बिंदु आवेश हमारा तभी कहलाएगा अगर इन दोनों दूरी की अपेक्षा क्या है, बहुत ही कम है। अगर इसका साइज कम है दूरी की अपेक्षा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। अगर ये दोनों चार्ज इतनी दूरी पर स्थित होते, इतनी दूरी पर, तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके यहाँ पर इसके साइज से बहुत कम है। बीच का डिस्टेंस कम हो गया, साइज क्या हो गया, ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे। हाँ, यही अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए और इसका साइज कम हो जाए तो यही दोनों क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। पॉइंट चार्ज ही क्यों लिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट चार्ज इसलिए लिया गया क्योंकि पॉइंट चार्ज ही फंडामेंटल फोर्स अप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर कूलाम ने बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में यहाँ पर F = K Q1 Q2 अपान R² न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। अब इस K की वैल्यू क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर कूलाम के नियम का बेस क्या था और उसके बाद फिर मैटर, उसके बाद मास और इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात किए कि मैटर के भी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। मास को यहाँ पर बेस बनाकर न्यूटन ने यहाँ पर एक नियम बताया, बल बताया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसका, मैटर का, तो अगर मास के कारण यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण भी फोर्स अप्लाई होगा। बस दोनों में अंतर ये होता है, मास के कारण जो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है वो कैसा होता है, आकर्षण होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है या हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अर्थात वो तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा, दोनों का ये बीच का डिफरेंस आएगा। सो अब बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कूलाम्ब लॉ। इसके पहले हमने यहाँ पर न्यूटन लॉ जो बताया था उसको यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। F प्रोपोर्शनल टू किसको होगा, हमारा m1 × m2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों का कंबाइन अगर हम करेंगे, कॉम्बिनेशन अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। यहाँ पर एक ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है सो हम G सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सो Fg = कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल G, m1 m2 हमारा कितना हो जाएगा r²। ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाएगा G, लिख सकते हैं यहाँ पर G = ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर नियम को आधार बनाकर यहाँ पर कूलाम ने 1785 ईस्वी में ये नियम बताया, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पर K क्या होगा, जैसे यहाँ पर G हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है वैसे यहाँ पर जो K होता है ये कूलाम कांस्टेंट होता है, कूलाम कांस्टेंट्स होता है। तो दो पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है।
कूलम्ब्स कांस्टेंट के। अब के की वैल्यू को हम यहाँ पर लिंक करते हैं किसी भी स्पेशल मान से। अब के की वैल्यू को लिंक हम कैसे करेंगे? वैसे तो हमें पता होगा, या जनरली आपको भी शायद पता होगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट जो हम यूज़ करते हैं अगर दोनों चार्ज अगर यहाँ पर निर्वात में हैं तो वहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा के का मान आया है वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास, ये हमारे पास चार्ज है, ये कोई यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये वैसे दिख रहा है लेकिन मान लो, इमेजिन कर लो ये कोई पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के यहाँ पर चारों ओर यहाँ पर एंगल होगा, अर्थात चारों ओर यहाँ पर क्या निकलेगा, बल रेखाएं निकलेंगी। और ये जो बल रेखाएं निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, हमारा 4 पाई के एंगल में निकलेंगी। अर्थात यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज से इधर भी बल रेखा, इधर भी बल रेखा, इधर भी बल रेखा, इधर डाउनवर्ड्स एंड यहाँ पर इस साइड में बल रेखा निकलेंगी। तो चारों तरफ बल रेखा निकलेंगी, क्योंकि स्फेरिक बल रेखा निकलेगी तो एंगल कितना बनेगा, 4 पाई। तो टोटल एंगल हमारा कितना बना, टोटल एंगल का जो इफेक्ट आया वो 4 पाई आया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो टोटल एंगल का जो इफेक्ट आ रहा है इस आवेश के चारों, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर जो टोटल एंगल का जो इफेक्ट आ रहा है वो 4 पाई आ रहा। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं, अगर दूसरा पॉइंट चार्ज इसके सामने रखते हैं तो यहाँ पर क्या इसी 4 पाई इफेक्ट के साथ, 4 पाई इफेक्ट के साथ ये इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर होगा नहीं। ये 4 पाई इफेक्ट के साथ इस वाले पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ यहाँ पर 1 एंगल के इफेक्ट के साथ इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। है कितना इफेक्ट, 4 पाई। कितने एंगल से इफेक्ट करेगा, यहाँ पर कितने एंगल से इफेक्ट का मतलब कितने एंगल से इसको अट्रैक्ट करेगा, 1 यहाँ पर। तो कहने का मतलब है इसके पास 4 पाई का है इसके, क्योंकि चारों स्फीयर में चारों तरफ जो यहाँ पर राउंड, जो यहाँ पर इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पाई। तो टोटल एंगल का इफेक्ट आया 4 पाई। टोटल एंगल का, इसका एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल एंगल का जो इफेक्ट आया, टोटल एंगल का इफेक्ट आया वो कितना आया, 4 पाई। तो 1 एंगल का इफेक्ट कितना आएगा, 1 एंगल का इफेक्ट आएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको ये 1 एंगल से, यहाँ पर इसके पास भले 4 पाई एंगल का इफेक्ट हो, लेकिन इसको जो अट्रैक्ट करेगा वो यहाँ पर 1/4 पाई के एंगल से, अर्थात 1 एंगल से यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट कितना जाएगा, 1/4 पाई। है इसके पास 4 पाई, लेकिन 1/4 पाई अर्थात 4 पाई में 1 एंगल के साथ यहाँ पर दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक वैल्यू मिल जाती हमें 1/4 पाई। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ इसी वैल्यू पर यहाँ पर दोनों के बीच का, यहाँ पर जो बल होगा, दोनों आवेशों के बीच का जो बल होगा सिर्फ यही वैल्यू पर डिपेंड होता? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है और कितना है, कैसा मीडियम है। तो यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में अगर जो मीडियम रखा होगा वो यहाँ पर मीडियम क्या करेगा, इन दोनों चार्ज के बीच के फोर्स को कम करने का प्रयास करता है। इन दोनों चार्ज के बीच के यहाँ पर फोर्स को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीडियम है, मान लेते हैं ये हमारा एक मीडियम है, और ये मीडियम हम इन दोनों चार्ज के बीच में, दोनों पॉइंट्स चार्ज के बीच में रख देते हैं। तो अभी तक जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, सपोज़ करो कि यहाँ पर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को 100 स्ट्रिंग के साथ, 100 स्ट्रिंग के साथ, जैसे हम यहाँ पर किसी भी वस्तु को अगर हम 2 उंगली के साथ पकड़ेंगे तो कम फोर्स अप्लाई होगा, 3 उंगली के साथ अगर यहाँ पर अगर पकड़ेंगे तो ज़्यादा फोर्स, अगर हम 5 फिंगर से पकड़ेंगे तो हम किसी भी वस्तु पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो आवेश है, इस वाले आवेश को 100 स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। 100 स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे, जैसे ही यहाँ पर मीडियम रखेंगे तो क्या यहाँ पर अब ये वाला चार्ज जो होगा, इस वाले चार्ज को 100 स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर 100 ऐसे रख लेते हैं, 100 स्ट्रिंग के साथ क्या यहाँ पर अब अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आंसर होगा नहीं। कुछ स्ट्रिंग ये वाला मीडियम रोक लेगा।
तो हो सकता है 100 स्ट्रिंग में केवल यहाँ पर ये 60 स्ट्रिंग यहाँ पर रोक ले और केवल इसके पास 40 स्ट्रिंग जाने पाए। जब 40 स्ट्रिंग पहुँचेगा तो क्या उतनी तेज़ी से आकर्षित करेगा? तो नहीं। पहले यहाँ पर ये ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने यहाँ पर मीडियम रखा बीच में, अब यहाँ पर ये मीडियम क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को रोक रहा है, स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग उतनी तेज़ी से यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब अगर मीडियम होगा तो यहाँ पर उतनी तेज़ी से फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक होती है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, अर्थात यहाँ पर एप्सिलॉन से हम यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इस वाले मीडियम का जो यहाँ पर स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब करने का यहाँ पर कितना, अर्थात स्ट्रिंग को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम यहाँ पर परमिटिविटी कहते हैं। अर्थात ये परमिटिविटी किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम पाई से एप्सिलॉन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये वाला मीडियम रखा है, ये वाला मीडियम रखा है, तो यहाँ पर ये वाला मीडियम क्या करेगा? ये 40 स्ट्रिंग को तो यहाँ पर पहुँच रहा है, 60 स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो 60 EJ क्या हो जाएगा? मतलब 60 EJ परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर दूसरा मीडियम, ये वाला मीडियम रखते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर 100 स्ट्रिंग में से यहाँ पर 90 स्ट्रिंग ये एब्जॉर्ब कर रहा है और 10 स्ट्रिंग को यहाँ पर जाने दे रहा है, तो 90 स्ट्रिंग को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। सो 90 इज़ द यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो कहने का मतलब यहाँ पर मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो यहाँ पर इस स्ट्रिंग को, इस बल को क्या करता है? दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कम करता है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा, अभी हमने बताया इसका परमिटिविटी कितना है? 90 है, इसका परमिटिविटी कितना है? यहाँ पर 60 है। तो कहने का मतलब इसका परमिटिविटी क्या था? 60 था, तो यहाँ पर फोर्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पर परमिटिविटी इसका 90 है, तो फोर्स इसका क्या लग रहा है? कम लग रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी, इसका परमिटिविटी 90 था तो उतना फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो परमिटिविटी, अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा? कम अप्लाई होगा। अगर मीडियम की परमिटिविटी अगर यहाँ पर एप्सिलॉन अगर ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा अप्लाई होगा। अभी हमने यहाँ पर आपको समझा दिया कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि फोर्स को परमिट करेगा। परमिटिविटी का मतलब ये होगा कि जो बीच में मीडियम होगा वो फोर्स को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब ये होगा परमिटिविटी अगर ज़्यादा है, परमिटिविटी किसकी होगी यहाँ पर? अर्थात यहाँ पर जो वैद्यशीलता होगी, परमिटिविटी होगी, वो मीडियम की होगी। और यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी हम कैसे मेज़र करेंगे कि वो मीडियम कितना फोर्स को कम कर रहा है। जितना फोर्स को कम करेगा, जितना सही फोर्स को कम कर रहा है, जितने यहाँ पर फोर्स को कम करेगा उसकी परमिटिविटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो दो हमारे पास हैं, मान लेते हैं एक चार्ज हमारा ये था और एक चार्ज ये था। बीच में हमने रख दिया कोई मीडियम, बीच में हमने यहाँ पर कोई रख दिया मीडियम। यहाँ पर ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 फोर्स, सपोज करो यहाँ पर 100 फोर्स अप्लाई कर रहा है, 100 स्ट्रिंग भेज रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 60 स्ट्रिंग क्या कर लिया? खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया। इसके पास यहाँ पर कितना पहुँचा? 40 स्ट्रिंग। तो 60 क्या हो जाएगा? इस मीडियम का परमिटिविटी हो जाएगा। तो परमिटिविटी ने क्या किया? अर्थात इस मीडियम ने क्या किया? फोर्स को कम किया। तो परमिटिविटी कितनी है? 60। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा दोनों चार्ज और इसके बीच में हो जाएगा ये हमारा कोई भी मीडियम। मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 स्ट्रिंग जा रही हैं और 100 स्ट्रिंग में यहाँ पर केवल और केवल 10 स्ट्रिंग पहुँची, 90 स्ट्रिंग इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो 90 क्या हो जाएगा? इस मीडियम का परमिटिविटी हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, अगर इसकी परमिटिविटी क्या है? ज़्यादा है, तो फोर्स कम अप्लाई हो रहा है। इसकी परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स और परमिटिविटी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर के की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। के को हमने एक स्पेशल मान के साथ लिंक कर दिया।
वो हो जाएगा हमारा 1/4πε0। 4 पाई कहाँ, 1/4 पाई कहाँ से आया वो हमने बता दिया, एप्सिलॉन कहाँ से आया वो बता दिया। दोनों क्या होंगे, यहाँ पर अपोजिट होंगे अर्थात बटे में होंगे। तो यहाँ पर अब आएगा हमारा, अब यहाँ पर जो बल लिखा जाएगा वो कितना होगा, F इक्वल टू K की जगह पे अर्थात कूलम्ब्स कांस्टेंट की जगह पे वैल्यू हो जाएगी 1/4πε, यहाँ पर Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R², ये मान आ जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच, दोनों चार्ज कहाँ पर हैं, वैक्यूम में, दोनों चार्ज कहाँ पर हैं, वैक्यूम में है, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/, क्योंकि वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है ε0 होता है। वैक्यूम का जो परमिटिविटी होगा वो कितना होगा, हमने अभी बताया कि अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वैक्यूम का परमिटिविटी कितना हो जाएगा, ε0 हो जाएगा, और Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। ये किसके लिए हो जाएगा, निर्वात के लिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे जो परमिटिविटी होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक माध्यम पर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, वैद्युशीलता मतलब कि परमिटिविटी दो मानों पर डिपेंड करती है। एक तो मात्रक की पद्धति क्या है, मात्रक किस पद्धति में लिखा गया है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मात्रक की पद्धति पर ये जो एप्सिलॉन होता है, ठीक, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन, ये दो मानों पर डिपेंड करेगा, मात्रक की पद्धति पर, मात्रक की पद्धति पर, और दूसरा हो जाएगा हमारा माध्यम पर, कि माध्यम कैसा, माध्यम के बारे में अभी आपको हमने बता दिया कि माध्यम पर कैसे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए तो निर्वात की कितनी परमिटिविटी होती है, ε0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं निर्वात एक माध्यम ही है, तो निर्वात की परमिटिविटी ε0 होती है, ε0 होती है। तब बल कितना लगेगा दो चार्ज के बीच में, 1/4π, यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, 4π ε0 हो जाएगा, और Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला और जनरली लिख सकते हो वैसे, यहाँ पर F अभी हमने बताया, K का यहाँ पर जो मान हमने लिंक किया है 1/4π एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर किसी भी माध्यम का यहाँ पर वैद्युशीलता है, ठीक है, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। तो Q1 Q2 अपान R², ये भी जनरली फार्मूला लिख सकते हो। अगर कोई पूछे एप्सिलॉन क्या है, तो सिंपली वैद्युशीलता है, ε0 क्या है, ये माध्यम की वैद्युशीलता हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा निर्वात के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई माध्यम में स्थित होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कि दोनों चार्ज कहाँ पर है, माध्यम में, तो माध्यम के लिए क्या जाएगा, माध्यम के लिए, मीडियम के लिए क्या जाएगा, तो माध्यम की यहाँ पर माध्यम की परमिटिविटी, माध्यम की परमिटिविटी ε0 है, तब फोर्स कितना अप्लाई होगा, ठीक है। दूरी वही है, चार्ज के बीच दूरी वही है, चार्ज के बीच का R ही है, बस यहाँ पर अलग अलग मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मीडियम ऐसा रखा हुआ है,
जिसका यहाँ पर वैद्युशीलता एप्सिलॉन है तो सूत्रीय लिखा जाएगा। अगर निर्वात है तो सूत्रीय लिखा जाएगा। अगर कोई माध्यम है, माध्यम में कुछ भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकता है या फिर कोई कांच भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर माध्यम हो सकता है। तो माध्यम के लिए जा रहे हैं तो FM लिख सकते हैं, M फॉर मीडियम। मीडियम में कितना फोर्स अप्लाई होगा, FM इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। अभी यहाँ पर बताया माध्यम की वैद्युशीलता क्या है, एप्सिलॉन M है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। ये आ जाएगा हमारा मान। इसको आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बारे में हमने बात कर ली थी। तो ये हो गई परमिटिविटी की बात। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी माध्यम जितना फोर्स एब्जॉर्व करता है वही उसकी परमिटिविटी कहलाती है। मतलब जितना फोर्स को रोकेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना फोर्स को डाउन करेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी भी परमिटिविटी को निकालना आसान नहीं होगा। यहाँ पर अभी हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर F इक्वल टू हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना आया R²। यहाँ से अगर हम मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट इस इतने की वैल्यू, ठीक है, 9 × 10⁹ होती है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R² हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इस फार्मूले से हम जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट का हम यहाँ पर मात्रक, विमा वगैरह निकाल सकते हैं, डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर मेजरली अगर यूनिट नहीं पता है तो यहाँ पर उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर दो चीज़ों में से अगर एक चीज़ पता है तो आप किसी भी यहाँ पर क्वांटिटी का यहाँ पर डायमेंशन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो F इक्वल टू, ये हम वैल्यू बाद में लिख लेंगे, ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इसका इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, फिर F इंटू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2 हो जाएगा। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, सो एप्सिलॉन नॉट को इधर हम रोक लेते हैं, बाकी वैल्यू को इधर भेजते हैं। ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2, यहाँ पर नीचे हो जाएगा F इंटू 4 पाई। 4 पाई क्या है, एक हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये F हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा R²। सो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर जो मात्रक आएगा वो हमारा Q1 का मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा, और डिस्टेंस मतलब R², मतलब ये हो जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आएगा वो कूलाम अपान न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। सॉरी, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का आप डायमेंशन कैसे लिख सकते हो। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए यहाँ पर वैद्युशीलता है, और इसका डायमेंशन आप इस फार्मूले से लिख सकते हो। Q1 का कितना होता है, AT हो जाएगा, Q बराबर IT होता है। Q2 दूसरे आवेश का भी कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा, और यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन मतलब कि हो जाएगा MLT की पावर -2 हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F इक्वल टू M इंटू A आपने पढ़ा होगा। F इक्वल टू मास के लिए कितना जाएगा हमारा, मास के लिए हो जाएगा M, और एक्सेलरेशन के होता है LT -2 हो जाएगा, तो MLT की पावर -2 आ जाएगा। M का कितना हो जाएगा, M मतलब कि लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा A का स्क्वायर, मतलब M ऊपर जाएगा M, और ये हो जाएगा -1
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल क्यूब ऊपर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, टी माइनस टू ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 ऊपर जाएगा, टी की पावर 4 आ जाएगा, और ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने यहाँ पर यूनिट क्या होगा वो बता दिया, डायमेंशन क्या होगा वो बता दिया। अब दूसरी कंडीशन जो हमने लिया था कि अगर किसी माध्यम में, तब के लिए बात करते हैं, माध्यम के लिए आप यहाँ पर भी अलग से भी लिख सकते हो कि माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए हमने क्या बताया था, माध्यम के लिए एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन एम, क्योंकि माध्यम का यहाँ पर जो परमिटिविटी होगी वो अलग होगी, Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। एफ एम इक्वल टू, यहाँ पर एप्सिलॉन एम, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो इक्वेशन हमने बनाई है, फर्स्ट और सेकंड। सो यहाँ पर अगर हम किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हम निकालने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी अर्थात इसको हम यहाँ पर बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक वैद्युशीलता। आपेक्षिक वैद्युशीलता, वैद्युशीलता, तो आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या हो जाएगी, ये अलग से हेडिंग लिख लेना, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमारा एप्सिलॉन एम मीडियम के वैद्युशीलता और एप्सिलॉन नॉट अर्थात यहाँ पर निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। एप्सिलॉन आर हमारा क्या हो जाएगा, आपेक्षिक वैद्युशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, आर का मतलब हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम के परमिटिविटी, और साथ में यहाँ पर वैक्यूम की या फ्री स्पेस की यहाँ पर परमिटिविटी कितनी है, दोनों का अगर हम भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ पर आपेक्षिक वैद्युशीलता प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ हम जनरली कैसे प्रूव कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि हमें हर एक माध्यम का परमिटिविटी पता नहीं होता है, हमें हर एक माध्यम का परमिटिविटी, जैसे हमें यहाँ पर निर्वात का परमिटिविटी पता है, एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर अगर मान निकालने जाओ तो मान निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है 1/4 पाई, अभी हमने इससे पहले बता भी दिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9। यहाँ पर इसका यूनिट एप्सिलॉन नॉट क्या है, नीचे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसका यूनिट कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर पलट जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये 4 पाई यहाँ पर डिवाइड करा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 4 पाई × 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे तो 100 एप्सिलॉन बराबर पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 8.85 × 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान। तो हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हुआ, निर्वात की वैद्युशीलता। तो निर्वात की वैद्युशीलता ये आ रही है। क्या हर एक माध्यम, जैसे हमने निर्वात की तो वैद्युशीलता या फ्री स्पेस की तो वैद्युशीलता निकाल ली, लेकिन क्या हर एक माध्यम की वैद्युशीलता निकालना पॉसिबल है? अगर मान लेते हैं निकाल भी लिया तो हर एक वैद्युशीलता को रखने के लिए कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए अर्थात हर एक माध्यम की वैद्युशीलता ना निकालनी पड़े, इसके लिए हमारा आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये माध्यम रखा हुआ है, अब यहाँ पर वैक्यूम के तो यहाँ पर परमिटिविटी इतनी होती है, लेकिन इस माध्यम की परमिटिविटी हो सकता है यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग हो, 7.5 × 10 की पावर -10 हो या -11 हो, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। लेकिन हर एक मीडियम की हम लोग परमिटिविटी नहीं निकाल सकते। उससे अच्छा होता है कि हम यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी निकालें। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक मीडियम है और इस मीडियम के बीच में, ठीक है, ये एक मीडियम है, यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में क्या रखा हुआ, मीडियम रखा हुआ। इसके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा था और जैसे ही हमने मीडियम रखा, यहाँ पर ये मीडियम क्या कर रहा, फोर्स को हाफ कर रहा, फोर्स को आधा कर रहा है।
तो इसका मतलब इसका जो परमिटिविटी हुआ ये आधे से ज़्यादा स्ट्रिंग को, आधे से ज़्यादा फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब परमिटिविटी इसका कितना हुआ, 2 हुआ। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 9 मतलब कि 1/15 अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसका परमिटिविटी कितना हुआ, 50 हुआ। अगर 1/19 पर यहाँ पर ये फोर्स को यहाँ पर रोक रहा है, 1/19 फोर्स को रोक रहा है, मतलब 90% फोर्सेस को रोक रहा है, तो इसका परमिटिविटी कितना हुआ, 90 हुआ। तो कहने का मतलब जो माध्यम, परमिटिविटी का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना हुआ हमारा, 90 हुआ। अगर यहाँ पर 50 1/15 यहाँ पर फोर्स को रोक रहा है तो इसका परमिटिविटी कितना हुआ, 1/15 अर्थात 15 हुआ। कहने का मतलब मान लेते हैं 100 स्ट्रिंग इससे निकल रही है, 100 स्ट्रिंग निकल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 10 स्ट्रिंग को रोक रहा तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी 10, अगर 20 को रोक रहा तो इसका 20, इसका 30। तो हमारे लिए ये आसान होता है कि हमें कितना परमिटिविटी अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी रखना आसान होता है, क्योंकि ये पता होता है कि एक जैसे मान लेते हैं ये 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों चार्ज को हमने पानी में डिप कर दिया। यहाँ पर ये 100 की जगह पे हो सकता है कि यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना कम हुआ हमारा 80। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 जो है, एक जो ये नंबर से मिल रहा है, इस यहाँ पर इस जल का हमारा क्या है, परमिटिविटी। कौन सा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे लिए रखना आसान होता है अपेक्षाकृत परमिटिविटी के, तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी निकालना पड़ता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पर फोर्स इन फ्री स्पेस कितना है, फोर्स इन फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस का मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में फ्री फोर्स कितना है, और साथ में फोर्स इन मीडियम कितना है, मीडियम। तो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है कि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं। फोर्स जो है फ्री स्पेस में कितना है, फोर्स जो है फ्री स्पेस में कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। फोर्स इन मीडियम कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, r²। जनरली इसको जब हम सॉल्व करेंगे Q1 Q2 ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन r बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये ऊपर फ्रैक्शन जाएगा पलट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा, 4 पाई यहाँ पर अपान 1 आ जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज द, ठीक है, माध्यम अर्थात मीडियम की परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन नॉट अर्थात यहाँ पर वैक्यूम की परमिटिविटी, अर्थात एप्सिलॉन r इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का किसी का भी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो यहाँ पर फोर्स कितना वैक्यूम में लग रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना वैक्यूम में लग रहा है, और इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में बिना डिस्टेंस के चेंज किए हुए ये हम निकालेंगे, तो इसके बीच का फोर्स बिना डिस्टेंस यहाँ पर चेंज किए हुए, यही दोनों के बीच का यहाँ पर फोर्स कितना मीडियम में लग रहा है। अगर दोनों के बीच का फोर्स पता है तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग निकाल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू कितना आया, एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे। ये तो हमने कैसे यहाँ पर बताया कि कैसे आप किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए हमें फोर्स फ्री स्पेस में पता होना चाहिए, हमें फोर्स उस मीडियम में पता होना चाहिए जिस मीडियम का हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी हम निकालना चाहते हैं उसका क्या पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर लिखें
कि यहाँ पर मीडियम की जगह पे अगर यहाँ पर फ्री स्पेस का परमिटिविटी कितना होता है तो एप्सिलॉन आर फ्री स्पेस यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्री स्पेस, एफ एस का मतलब फ्री स्पेस। हम बता रहे हैं यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर रिलेटिव अर्थात उस मीडियम का परमिटिविटी निकालने के लिए क्या किया हमने, फोर्स इन मीडियम हमने नीचे रखा है और फोर्स इन फ्री स्पेस ऊपर रखा है। तो फोर्स इन फ्री स्पेस यहाँ पर मीडियम का निकालने के लिए नीचे रखा मीडियम। अगर हम फोर्स इन फ्री स्पेस का हम रिलेटिविटी परमिटिविटी निकालेंगे तो यहाँ पर फोर्स इन फ्री स्पेस आ जाएगा, फोर्स इन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी फ्री स्पेस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर फ्री स्पेस का कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी हमारा लगभग डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और इसलिए इसको हम के सिंबल से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर कितना आया, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि लगभग ये वैल्यू जो होती है के अर्थात डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के कैपिटल के होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या होता है। तो लगभग के बराबर होती है। सो के इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन एम अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो एप्सिलॉन एम अपान बराबर कितना हो जाएगा हमारा के और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम मीडियम की तो परमिटिविटी पता नहीं है, लेकिन मीडियम की परमिटिविटी और साथ में रिलेटिव परमिटिविटी पता है और एप्सिलॉन का नॉट तो पता है ना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से आते हैं। इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा हमारा, एफ एम इक्वल टू अर्थात मीडियम में कितना फोर्स अप्लाई होगा 1/4 पाई। एप्सिलॉन एम की जगह पे क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन एम की जगह पे रख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R² हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R² हो जाएगा। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम के की वैल्यू जो होती है किस किस मीडियम के। के क्या होता है हमारा, परावैद्युतांक होता है और ये मतलब डाई इलेक्ट्रिक होता है हमारा। और डाई इलेक्ट्रिक का मान कितना होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग पदार्थ के लिए। लिख सकते हो आप यहाँ पर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और तो फाइनल हमारा जो फार्मूला निकला है वैक्यूम के लिए तो आप जनरली सीधे लिख सकते हो क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है। सो यहाँ पर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए फॉर फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, फॉर फ्री स्पेस हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर नहीं चेंज करते हैं तो अगर उन्हीं दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं और उस मीडियम का हमें यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है अर्थात यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही चीज़ हैं। एप्सिलॉन आर की जगह पे हमने के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर मीडियम। तो फॉर मीडियम के लिए क्या जाएगा, फॉर मीडियम के लिए जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, या तो आप m रख सकते हो और एप्सिलॉन m की जगह पे हमें पता है, अभी हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। और अगर एप्सिलॉन m, क्योंकि हर एक मीडियम की परमिटिविटी नहीं पता होती है लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी आसानी से हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितना फोर्स रोक रहा है वो तो हमें पता हो सकता ना, अपेक्षाकृत किसके, वायु के। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिव फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स फ्री स्पेस में कितना है, फोर्स उस मीडियम में कितना है, दोनों का यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, उसका रिलेटिव परमिटिविटी पता हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें किसी भी मीडियम का निकालना आसान है अपेक्षा किसी भी मीडियम का परमिटिविटी,
निकालने। तो ये एप्सिलॉन एम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये टफ जाएगा, एप्सिलॉन आर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन एम पता होगा तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, नहीं तो हमें पता है एप्सिलॉन एम बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या के एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा एफ इक्वल टू 1/4 पाई, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और के हो जाएगा के इज ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हो जाएगा Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इसकी के की वैल्यू की की वैल्यू क्या क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने प्रूव भी किया है एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस इक्वल टू 1, और एप्सिलॉन आर को जनरली तौर पर लिख सकते हो, यहाँ पर एप्सिलॉन आर को जनरली लिख सकते हो क्या 1 से के। तो यहाँ पर निर्वात के लिए और किसी भी मान लेते हैं यहाँ पर पदार्थ के लिए अगर हम बात करेंगे, या परावैद्युत के लिए अगर बात करेंगे, परावैद्युत के लिए, या फिर बात करते हैं किसी भी मेटल के लिए, धातु के लिए, तो यहाँ पर निर्वात के लिए जो वैल्यू होती है के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 1 होती है। परावैद्युत के लिए जो की होती है वो 1 से ग्रेटर होती है लेकिन इनफाइनाइट से स्मॉल होती है। और साथ में धातु के लिए जो होती है के की वैल्यू, के इज़ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर धातु के लिए कितनी होती है 1 से, मतलब कि इनफाइनाइट होती है। धातु के लिए कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि अगर आप परमिटिविटी अगर यहाँ पर पता है तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम का अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स अपने आप क्या होगा कम हो जाएगा, और फोर्स अगर कम हो रहा तो इसका मतलब समझ जाना परमिटिविटी उस मीडियम की क्या है ज़्यादा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।